हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 6 है। 5 जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी की क्लासेस होती हैं। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से आपका जीके एंड जीएस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। थ्योरी जब आप अच्छे से कर लोगे तो जीके जीएस के क्वेश्चन भी आप गेन कर लोगे, क्योंकि यही काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहता है आपके बीपीएससी में। तो हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं, और साथ ही में आप लोग 5 बजे की क्लास भी ज्वाइन करिएगा। उसमें एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम है बीपीएससी टियर 3 उसमें आपका बीपीएस वो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो 5 बजे की जो क्लास होती है उसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। बाकी जो 2 बजे की क्लास होती है उसमें एससीईआरटी है, क्योंकि एससीईआरटी आपका बिहार का ही है, उसमें वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी एनसीईआरटी भी बीपीएससी फॉलो करता है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, यानी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सारी सब्जेक्ट मतलब सारी जब वो क्लास 6, 7, 8 की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपके टियर 1 एंड टियर 2 में हुए थे, और टियर 3 में जो पेपर भी हुआ था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि लीक हो गया था, उस वो मैटर नहीं करता, क्योंकि पेपर कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग प्रीवियस के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी आपको मेरे चैनल पर मिल भी जाएंगे इसी पे, क्योंकि मैंने टियर 1 एंड टियर 2 के क्वेश्चन करवाए हुए थे, यानी डिस्कस करवाया था। ऑफिशियल आंसर की से मैंने बताया था, तो वो वीडियो पड़ी है आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर नहीं भी कर सकते हैं तो ये जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। 2-4 चैप्टर और कर लेते हैं, फिर 1-2 प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मतलब नेक्स्ट क्लास पे चल देंगे, उस पे उसकी थ्योरी हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है, जीवन के विभिन्न आयाम। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातत्वविदिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। यानी पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, कैसा उनका धर्म था, किस हिसाब से की उनकी संस्कृति, कैसा उनका क्या रहन सहन था, तो ये सब हमको किसी के माध्यम से ही पता चलता है। यानी कोई ना कोई स्रोत रहा होगा, उसी के माध्यम से हम पता करते हैं कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 वेद होते हैं। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभाजित है: पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यानी ब्राह्मण, आर्यण और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग के 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक। ठीक है, जो ऋग्वैदिक का जो टाइम रहा वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 तक रहा, और यही 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं को लोगों ने कंठस्थ करके अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य में यहाँ पे वेद थे आपके 4, ब्राह्मण जो है 9 है, आर्यक जो है आपके 6 हैं, प्रारंभिक उपनिषद जो है वो 13 है, कुल उपनिषद जो है 108 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया है, इसलिए वेद और श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। आगे चलते हैं। ये ऋग्वेद का एक अंश दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा मतलब उसका दिखा दिया है सैंपल की तरफ से कि ये ऐसे होते थे। आगे चलते हैं। वेद की भाषा को प्राकृत संस्कृत या वैदिक साहित्य कहते हैं। यानी जो वेद की भाषा होती थी, क्योंकि वो प्राकृत भाषा में ही लिखी जाती थी, इसीलिए उसे प्राकृत या संस्कृत या फिर वैदिक साहित्य मतलब वैदिक संस्कृत कहते थे। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उसकी थोड़ी भिन्न होती थी। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोध दास एवं दासियों के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों की
आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया। इतिहासकार का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा महत्व नहीं देते थे। आर्य कौन थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया। यानी सर्वप्रथम ये कहाँ है, पश्चिम उत्तर में है, ये आप लोग ध्यान रखना। भारत में एक नई संस्कृत को विकसित किया, जैसे जो वैदिक संस्कृत के नाम से जानी गई। यानी जो इन्होंने संस्कृत का विकसित मतलब जो संस्कृत विकसित की उसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना गया। आगे चलते हैं, भारोपीय भाषा वर्ग देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधिया तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ग्रीक, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण स्वरूप मातृ यानी संस्कृत माँ, हिंदी मदर, मेटर और शब्द को देखे होंगे। यानी ये आपका जो मातृ है ये संस्कृत शब्द है, माँ जो आपका है ये हिंदी शब्द है, मदर आपका अंग्रेजी शब्द आता है, मेटर जो आपका जर्मनी शब्द आता है। ठीक है, तो सभी लैंग्वेज में ये बदल जाते हैं। आगे चलते हैं। विगत वर्षों में वैदिक युग के से संबंधित पुरातत्वविदिक प्रमाण भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ ऐसे लोग की बस्तियां थी जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित सुधर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, इसको कहते हैं धूसर मृद भाट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसीलिए अब साहित्यों और पुरातत्वविदों दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। यानी काफी स्रोत ऐसे मिले तो उनके बारे में जानना आसान हो गया। आर्यों का जो था बसाव कैसा रहा। वैदिक आर्य कई समूहों में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसेंधो शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे आजकल हम पंजाब के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्तसेंधो प्रदेश में पूर्व की ओर बढ़े हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए सप्तसेंधो जो है शब्द उसका प्रयोग आज के रूप में कैसे हम करते हैं, तो पंजाब के नाम से हम उसको जानते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सप्तसेंधो जो शब्द है। शतपथ ब्राह्मण से पता चला कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी को हो गया था। आगे चलते हैं। सप्तसेंधो सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती दृशद्वित नदियों का क्षेत्र है। गंगा यमुना दोआब गंगा यमुना के जो है बीच का क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोआब किसको कहते हैं, तो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का जो काल रहा वो कितना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले एक से दूसरे कबीले तक पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध करता था। गोधो रक्षा करने के लिए सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सका क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग्वेद का काल राजन एक कबीले से मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। यानी जो राजन था वो एक कबीले के मुखिया, क्योंकि हर एक कबीले का मुखिया होता था, उससे ज्यादा वो नहीं था। अब कबीला किसको कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, उसको कहते हैं कबीला। ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की जो संस्था के रूप में विदित का सबसे ज्यादा महत्व था।
जो आपका विदित था उसका सबसे ज्यादा महत्व था। लेकिन धीरे धीरे विदित एक महत्व विदित का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोग की संस्था थी। पुराने टाइम में भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा ही होता है, क्योंकि समिति में कोई भी जो उस योग्य है थोड़ा बहुत व्यक्ति शामिल हो सकता है। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इनकी बैठक में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह जो मशविरा से करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिकों का भी कार्य करते थे। अगर सेना कम होती थी तो वो लोग युद्ध में भी भाग लेते थे। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पैसा पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चोर की तलाश में उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह चले जाते थे, यानी एक जगह पे जब खत्म हो जाता था चारा तो दूसरी जगह पे चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीले का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं था, क्योंकि वो इधर उधर पलायन करते रहते थे। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। स्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3 या 4 महीने रहना ही पड़ता है, तभी फसल पक कर तैयार होती थी। तो इनको कबीले जो लोग रहते थे उनको चारा नहीं मिल पाता था, जो उनके जानवर पशु पालते थे वो, इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। तो ज्यादा टाइम एक जगह वो रुक नहीं पाते थे, इसलिए वो कृषि नहीं करते थे। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चला है कि वे जौ की खेती करते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती, इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान हो जाता था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों जैसे गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें देते थे। आगे चलते हैं। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। पशुपालक की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है, जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। यानी जो अनाज यव है उसको जौ के रूप में जाना जाता है। पुराने टाइम में यव बोलते थे। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद की शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ाई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी तथा कुम्हार शामिल है। बढ़ाई धातुकर्मी एक रथकार की रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प थी जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। लोगों का जीवन प्राकृतिक रूप में बहुत हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है। आगे चलते हैं। जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख हैं। इस युद्ध का देवता अग्नि, आग का देवता सोम एक पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता है। देवी देवता की पूजा धन, संतान या युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। यानी घी, अनाज आहुति में दिया जाता था, लेकिन कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे देते थे। आगे चलते हैं। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। ऋग्वेद में मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं पाई गई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र आदि चरण वर्गों की कल्पना की गई है, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी। यानी ऋग्वेद में जो ये वर्ण थे उनकी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। उत्तर वैदिक काल में चलते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो टाइम रहा है वो आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है।
इस काल में लगभग संपूर्ण जानकारी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती कृषि को मुख्य पैसा बनाया। एक स्थान पर बस कर रहने और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। लौह तकनीकी का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, अलमगिरीपुर, अंतरजी, खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्र का अवशेष मिले हैं। लोग कच्चे मकान में रहते थे, जिनकी छत फूस और सरकंडों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें चित्रधर धूसर पात्र, यानी जो पुराने टाइम में बर्तन मिलते थे मिट्टी के, उसे क्या कहते थे? चित्रित धूसर पात्र कहते थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कहते थे। आगे चलते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। उत्तर वैदिक काल जैसे आया वैसे लोग स्थायी रूप से रहने लगे थे। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से विलीन होकर छोटे छोटे जनपद को जन्म देने लगे। यानी जो कबीले थे, कुछ टाइम बाद लोग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए और उन्होंने जनपद को जन्म दे दिया। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए पुरु तथा भरत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वस एवं क्रीवी जन मिलकर पंचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने के वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। यानी जो राजा उस घोड़े को छोड़ देता था, तो अगर कोई राजा उसको रोक लेता था तो उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र में घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों के गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस कार्य में अनिवार्य कर देने में बदल गया। यानी जो नजराना था वो अब उपहार के रूप में लोग देने लगे थे। आगे चलते हैं। उपहार एवं नजराना किसको कहते हैं? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वही नजराना। अनियमित रूप से जहां भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से इसे देते हैं। तो इसी को कहते हैं नजराना एवं उपहार। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में पता चला है। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकारी, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धा का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे चलते हैं। पुरोहित के बारे में देख लेते हैं। यज्ञ क्रियाओं एवं अनुष्ठानों को संपादित करने वाले लोग, उन्हीं को कहते थे पुरोहित। यानी अगर यज्ञ करवानी होती थी तो ये लोग करते थे, अनुष्ठान को संपादित करना होता था तब भी जो पुरोहित लोग थे वही करते थे। आगे चलते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं। उन्हीं के अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य पर निर्धारित थे। पहला वर्ग ब्राह्मणों का था, जिनका काम वेदों का अध्यापन कर और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। यानी जब ब्राह्मण लोग थे यज्ञ वगैरह करवाते थे तो उनको उसके बदले उपहार भी दिया जाता था। आगे चलते हैं। दूसरा स्थान शासकों का था, जिसे क्षत्रिय कहा गया।
उनका काम जो था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान वैश्य को दिया गया। इसका जो काम था कृषक, पशुपालक और व्यापारी इसके अंतर्गत आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। आगे चलते हैं। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। प्रायः औरत को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुराने टाइम में जो स्त्रियां थी उनको जो थे वेद थे उनका अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। यानी जब ऐसे औजार बनाए जाने लगे तो खेती जो मतलब खेत मिट्टी जो होती थी उसको अच्छे से वो खुदाई कर लेते थे, यानी संभव हो गया था खुदाई करना। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली तरीके जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो ये सब फसलें उगाना शुरू कर दिए थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक का बल कर्म पर था और दूसरा ज्ञान पर। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत ही विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय जैसे बड़े यज्ञ करने लगे। यज्ञ क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहित की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गुण विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया। यह आपको अध्याय 8 में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं अश्वमेध यज्ञ हो रही है। ये काफी पीछे सेना लगी हुई है और यहाँ पे घोड़ा खड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। यानी जो अगर पूछा जाए जो शिक्षा थी मौखिक रूप से किस काल में दी जाती थी तो वैदिक काल में दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के पास आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। तो कब तक रहना होता था? 12 वर्ष तक रहना होता था। आगे चलते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ब्राह्मण वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आमोद धोम में ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। आमोद धोम में के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। यानी जो खेत था उसमें अच्छी उपज हो जाती थी, उसी से आश्रम का खर्चा सारा चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। कृषि के शिक्षकों में एक था अरुड़ी। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। आगे चलते हैं। गुरुजी ने अरुड़ी से कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहाँ पानी की खेत में मेड़ न तोड़ दे। अरुड़ी खेत पर पहुंचा। अरुड़ी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी के कंकड़ पत्थर डालकर के पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मोड़ के दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ती गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। रात हो गई। अरुड़ी को अभी तक न आने से गुरुजी थे वो व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुड़ी को ढूंढते खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर
और घना अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देखकर उसकी चिंता बढ़ती गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहां पहुंचे। गुरुजी ने अरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त अरुणी। एक बड़ा होकर यही अरुणी वेदों और शास्त्रों का एक बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दलक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलते हैं। ताम पाषाण कालीन भारत का मानचित्र है ये वाला। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनाम गांव एवं ताम पाषाण बस्ती। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में एक इनाम गांव की पहचान करें। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम पाषाण बस्ती है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे, जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। इस पुरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिनकी छत फूस की बनी होती थी। यानी ये लोग थे झोपड़ियों में रहते थे। आगे चलते हैं। जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां होती थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर तथा धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। यानी उनकी हड्डियां भी मिली हुई, कटी हुई, तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग खाते भी होंगे। इनाम गांव के ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतकों के साथ औजार एवं हथियार जो थे, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। यानी पुराने टाइम में लोग ये मानते थे, इनाम गांव जो था वहां पे जो लोग रहते थे, उनका ये मानना था कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती तब भी जीवन है। तो इसलिए जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ ही साथ औजार जो होते थे, हथियार होते थे, गहने होते थे और साथ में खाने की वस्तुएं भी रख के उनको दफना दिया जाता था। तो ये औजार ये जो है औजार भी वहां पे मिले हुए हैं। जैसे बकरी को भी साथ में दफना देते थे तो उनकी हड्डियां मिली हुई हैं। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यही अनुमान लगाया जाता था कि पुराने टाइम में भी लोग जो थे वो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी लोगों में जीवन है। जो इनाम गांव के लोग रहते थे, उन्होंने कहा है जो कौन सी खेती करते थे, जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। जो पालतू पशु थे वो गाय, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता, घोड़ा आदि वो पालते भी थे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर 6 था, मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट किया है। बीपीएससी की ये क्लास जो है आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको डेली ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं। थ्योरी जब आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जीके जीएस जो है, जीके जीएस को अगर कंप्लीट करना है तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के ही माध्यम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। आप अगर ऐसे कोई मॉक टेस्ट या कोई प्रैक्टिस सेट ले लेते हो, आप कर लोगे, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में नहीं पूछता है। आपको पता भी है बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था। लीक हुआ था। तो उस हिसाब से आपका जो पेपर है अब जो प्रिंट होगा वो काफी पूछने का जो उसका लेवल होगा वो काफी ऊंचा होगा, यानी काफी टफ होगा पेपर। तो ये इसका रास्ता ये बचता है कि आप अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमाएं आप कर लोगे। बुक पढ़ने का काफी ये फायदा रहता है कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो उससे रिलेट करके आसपास की भी चीजें हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक में टू द पॉइंट नहीं लिखा होता है।
आसपास की चीज़ें भी इंक्लूड रहती हैं, तो बुक पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो थ्योरी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस अगर आपको कंप्लीट करनी है सीटेट से, तब भी आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बाकी जीके जीएस पढ़ना है तब भी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे सिलेबस हैं जिनको हमको थ्योरी पढ़े बिना इग्नोर नहीं कर सकते, यानी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ये चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करके हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आपको डेली ये 2 बजे क्लास मिलती है, तो आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन करिएगा। 5 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन करिएगा, बीपीएससी वालों के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपके में एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से मिलती रहती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेट क्लियर कर लिया है, वैसे मैं आप लोगों से डिस्कस भी करती रहती हूँ कि कब आपको क्या करना है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीटेट जो फर्स्ट टाइम में भी क्लियर नहीं हो पाया। अगर उन्होंने सेकंड टाइम में भी सीटेट का पेपर दिया हो तब भी उन्होंने क्लियर नहीं कर पाए, यानी 3 से 4 बार हो चुका है बट उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेट क्लियर कर लिया है। जैसे मैंने खुद की पढ़ाई की, यूट्यूब की हेल्प ली, बाकी सेल्फ स्टडी की, वैसे मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी। आपका भी सीटेट क्लियर हो जाएगा। टीआरई 4 में आप अप्लाई कर लोगे, क्योंकि इस बार अगर सीटेट आपका क्लियर हो गया जुलाई में, तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड थ्योरी भी कंप्लीट करिए, क्योंकि थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आप जीके जीएस भी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, और जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी का सिलेबस समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। लेकिन जीके जीएस में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कोई आइडिया नहीं रहता है। तो इसलिए थ्योरी आप पढ़ेंगे, जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी अगर घुमा के पूछेगा तो आप कर ले जाओगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्लासेस कैसी लगती हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।